हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम कार्बनिक रसायन में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बच्चों, अभी तक हम 7 लेक्चर्स इस चैप्टर पे कर चुके हैं और हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने नाभिक रागी प्रतिस्थापन के कुछ त्रिविम पहलुओं की बात की थी, जैसे धारण क्या होता है, प्रतिलोमन क्या होता है, रेसिमीकरण क्या होता है और ध्रुवणता और किरैलिटी हम किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिविम पहलू थे उस चैप्टर के। अब हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन के बाद जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है वो है विलोपन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम जो अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं उन्हें हमेशा हम 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला आपका होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन और तीसरा होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम आज के अध्याय में इन दोनों क्रियाओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अब विलोपन अभिक्रिया होती क्या है? विलोपन शब्द का मतलब ही यही है कि जब आपने कोई अभिक्रिया क्रिया कारक के बीच में कराई तो एक क्रिया कारक से आपके 2 उत्पाद उत्पन्न हुए, 2 उत्पाद आपके प्रोड्यूस हुए। अगर बच्चों मैं बात करूं कि मैंने कोई रिएक्शन करवाई, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बने, तो क्या आपने कभी देखा है कि हमने कोई ऐसी अभिक्रिया पढ़ी हो जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनाओ? देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आज की क्लास में एक अभिकारक से 2 उत्पादों का निर्माण करेंगे। क्लियर? तो हमारी पहली अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। तो इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं कि विलोपन अभिक्रिया होती क्या है। विलोपन का मतलब होता है आपके जब क्रिया कारक की अभिक्रिया से या फिर अभिकारक या क्रिया कारक आपके रिएक्टेंट्स ही होते हैं, दो उत्पादों का निर्माण हो। हम क्या बोलेंगे कि क्रिया कारक हमारा एक था लेकिन उस क्रिया कारक से हमारे उत्पाद कितने बने? उत्पाद बने हमारे 2। सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं कि क्रिया कारक x है, उससे मेरा बना y + z। ठीक है, तो यहां पर जो मैं बाएं भाग में लिखती हूँ ये मेरे क्रिया कारक होते हैं जिसको हम कहते हैं अभिकारक। और एक अभिकारक से मेरे पास में 2 उत्पाद बन गए। कितने उत्पाद बन गए? 2 उत्पाद बन गए। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी अभिक्रिया को मैं क्या कहूंगी? विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए उदाहरण के साथ इस अभिक्रिया को समझते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पे उदाहरण लिया CH3 CH CCl CH2। यहां आएगा आपका CH3। क्लियर है? अब मैंने इसके ऊपर विलोपन अभिक्रिया करवाई। मैंने क्या करवाया? यहां पर विलोपन अभिक्रिया करवाई। अब बच्चों, यहां पर विलोपन अभिक्रिया कैसे होगी? जब आप यहां पर विलोपन अभिक्रिया करवाओगे तो हैलोजन जहां लगता है वहां पर द्विग बंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो आपके उत्पाद बनेंगे वो क्या बनेंगे? C डबल बॉन्ड CCH3, H आपका यहाँ रहेगा और साथ में यहाँ पर H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने अभिकारकों की संख्या कितनी ली है। यहाँ पर अभिकारक कितने हैं हमारे? अभिकारक है 1। ठीक है, इस अभिकारक से मुझे राइट हैंड साइड में दाएं भाग के पक्ष में कितने उत्पाद की प्राप्ति हुई? तो आप देखोगे कि यहां पर मेरे उत्पाद कितने बने? उत्पाद कितने बने? उत्पाद बन गए बच्चों 2। कितने बने? उत्पाद बन गए 2। तो एक अभिकारक से 2 उत्पादों का निर्मित होना, यही कहलाएगा हमारी कौन सी क्रिया? विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है? बहुत सिंपल है।
तो विलोपन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ आप समझ चुके हैं। तो बच्चों हम शुरू करेंगे विलोपन अभिक्रिया से। तो विलोपन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कोई भी आपका हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम जब किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका एल्कोहली विलयन के साथ इसको अगर गर्म करोगे तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से आपका जो हेलोजन परमाणु होगा उसका यहाँ पर विलोपन हो जाएगा। तो देखिए समझते होगा क्या, आपने बोला कि आपके पास में कोई भी यहाँ पर एक एल्किल आपके पास में हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में कोई भी एक हेलो एल्केन का समूह है, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया और यहाँ पर हमने एक्स लगा दिया। अब यहाँ कहा गया है कि आपको इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवानी है, तो मैंने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई। ये बी जो मैंने लिखा है यहाँ पर बी कोई भी आपका क्षार होगा, ठीक है। ये क्षार जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर होगा क्या, आप हमेशा देखोगे कि जो विलोपन अभिक्रिया होगी उसमें हमेशा एल्कीन समूह का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर जो मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे उनमें डबल बॉन्ड आएगा, और क्योंकि अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है तो वो अल्फा विलोपन अभिक्रिया होगी, और बीटा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है तो वो आपकी बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद आपको क्या मिलेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, ये आपको एल्कीन समूह मिला, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, और ये जो B है ये X के साथ रिएक्शन करके आपको BX दे देगा, ठीक है। और ये B क्या है, ये कोई भी आपका क्षार समूह यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ये B जो हुआ ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा कोई भी क्षार समूह यहाँ पर हुआ। क्लियर है। चलिए अब जब भी बीटा विलोपन या अल्फा विलोपन अभिक्रिया हमारे पास में यहाँ पर होगी तो परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई क्षार अभिक्रिया करेगा किसी भी हेलो एल्केन के साथ तो यहाँ पर आपका एक एल्कीन का निर्माण होगा। विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई भी हेलोजन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो वो अल्फा कार्बन हुआ, अगर वो सेकंड नंबर के साथ अटैच है तो हम उसको बोलते हैं बीटा विलोपन। तो यहाँ पर बीटा विलोपन हम कब कहेंगे, समझिए कि हमारे पास में यहाँ पर कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, अगर कोई हेलोजन समूह यहाँ लगाए तो वो अल्फा होगा, अगर हेलोजन समूह दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा है तो वो आपका बीटा समूह होगा। तो हेलोजन अगर वो फर्स्ट पोजीशन से हटता है तो वो अल्फा विलोपन अभिक्रिया हुई, अगर वो सेकंड पोजीशन से हटता है तो उसे हम बीटा विलोपन अभिक्रिया कहेंगे। अब उदाहरण के रूप में हम एक विलोपन अभिक्रिया को डिटेल में समझते हैं। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया, इसका नाम है 2 ब्रोमो पेंटेन। अब बच्चों अगर मुझे 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो 1 2 3 4 और 5। 2 ब्रोमो पेंटेन मतलब ब्रोमीन मेरा यहाँ पर है, बाकी के वैलेंसीज को हम फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2 ब्रोमो पेंटेन। अब मैंने यहाँ पर OH नेगेटिव डाला, एक क्षार समूह डाला, और यहाँ भी हमने एक OH नेगेटिव डाला। अब हमें पता है कि जब ये विलोपन अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद मिलता है वो आपको एल्कीन के रूप में मिलता है। अब ये एल्कीन के रूप में जो आपको उत्पाद मिलेगा, यहाँ पर हमको 2 उत्पाद मिलेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 हमारे पास में कार्बन है, ठीक है। तो पहले आपको मिलेगा पेंट 2इन और एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा पेंट 1इन। तो जैसे ही हमने यहाँ पर OH ग्रुप किसी क्षार समूह का प्रयोग किया तो हमें यहाँ पर 2 उत्पाद मिले, एक मिला हमें पेंट 2इन और एक मिला हमें पेंट 1इन। क्लियर। अब यहाँ पर जो पहला उत्पाद पेंट 1इन आपको मिला है ये आपको कम अमाउंट में मिलेगा, लगभग इसका अमाउंट होगा 11%।
और इसका अमाउंट होगा लगभग आपका 81%। ठीक है, तो जो आपको कम प्रोडक्ट मिला है उस कम प्रोडक्ट को हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक हुआ आपका माइनर प्रोडक्ट और एक हो गया बच्चों आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो बीटा विलोपन अभिक्रिया जब भी होगी तो आपको यहाँ पर उत्पाद दो रूप से मिलेंगे, एक माइनर प्रोडक्ट और एक मेजर प्रोडक्ट, और हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन के रूप में होगा। रासायनिक अलेक्जेंडर जेटसेव, जिन्हें सेटजेव भी उच्चारित किया जाता है, उन्होंने ये प्रेक्षित किया। उन्होंने 1875 में एक नियम प्रतिपादित किया जिससे निम्नलिखित प्रकार से संक्षेपित किया जा सकता है। तो हमने जो ये विलोपन अभिक्रिया पढ़ी, ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ी, ये हमें जो दो प्रोडक्ट मिले ये मिलते हैं आपको सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग। एक बार आपका पेंट 1 प्रोडक्ट बना, एक बार पेंट 2 बना, जब आपने 2-ब्रोमोपेंटेन को यहाँ पर लिया, और अभिक्रिया हमेशा किसकी उपस्थिति में होगी, क्षार की उपस्थिति। तो यहाँ पर रासायनिक अलेक्जेंडर जेटसेव, जिन्होंने सेटजेव भी उच्चारित किया जाता है, प्रेक्षित किया, इन्होंने 1875 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें आप निम्नलिखित प्रकार से संक्षेपित कर सकते हैं। अब मैंने आपको अल्फा और बीटा दोनों को उदाहरण देके समझा दिया। अब हम बीटा को डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर जेटसेव। ठीक है, इन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम बोलते हैं सेटजेव रूल। क्या कहते हैं हम इसको, कहते हैं सेटजेव का नियम। क्या कहेंगे इसको, सेटजेव का नियम कहेंगे। और सेटजेव ने जो अपना नियम दिया, उन्होंने इस नियम में क्या कहा वो हम एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो मैं आपको एक और उदाहरण देती हूं, किसका, बीटा विलोपन अभिक्रिया का, क्योंकि ये तभी लगेगा जब विलोपन बीटा वाला हो। हमें पढ़ना है बीटा विलोपन के उदाहरण को। हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां लिया CH3, यहां हो गया आपका CH, CH, CH3। ठीक है, मैंने यहां पे लगाया क्लोरीन को, यहां पे मैंने लगाया आपके हाइड्रोजन को। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जब भी मैं ये अभिक्रिया करवाऊंगी विलोपन की, मुझे दो चीजें चाहिए। क्या दो चीजें चाहिए, एक मुझे KOH चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, क्षार हो, लोन पेयर हो, या जिसके ऊपर ऋणात्मक हो, और मेरे को यहाँ पे साथ में क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ताप चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिया KOH और साथ में मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का साइन भी बना दिया। अब हमको ये समझना है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया हुई कैसे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभिकारक से उत्पाद सीधे सीधे बनाते जा रहे थे। एक अभिकारक लिया, हमने उसको दो उत्पादों में तोड़ दिया, हम ऐसा करते हुए आ रहे थे। अब हम ये जानेंगे कि बीटा विलोपन अभिक्रिया होती कैसे है और वहां पर हमारा ये सेटजेव का नियम कैसे काम करता है। बच्चों सबसे पहले तो बीटा वर्ड का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। अल्फा का मतलब हमें क्लियर है, बीटा को समझते हैं। यहां पर बीटा को समझना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं कि हम बीटा कार्बन किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला कि हेलोजन, हेलोजन आपका X होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। अब आपने यहां लिए कार्बन और कार्बन के साथ हमने लगा दिया X, X का मतलब होता है कि यहां पर मेरा कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब आप ये तो देख ही रहे हो कि विलोपन अभिक्रिया जब भी हो रही है तो Cl जो है वो वहां से जा रहा है, और जो जाता है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। अब कार्बन, अगर हेलोजन आपका जिस कार्बन से सबसे पहले जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो देखो ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 2, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 3। X मतलब मेरा हेलोजन, हेलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको मैं कहूंगी बीटा का अल्फा कार्बन। ये कैसा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। वो कार्बन आगे जाके जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। और यहाँ पे ये वाला कार्बन आगे जाके जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं गामा कार्बन। क्या कहेंगे बच्चों, गामा कार्बन। तो 3 कार्बन आपके पास में हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज है
हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन पहला वाला हो गया हमारा अल्फा कार्बन, दूसरा वाला हो गया हमारा बीटा कार्बन और तीसरा वाला हो गया हमारा गामा कार्बन। क्लियर है? धीरे धीरे हर चीज को समझेंगे क्योंकि इस टॉपिक को समझना हमारा कछुए और खरगोश वाली स्टोरी से रिलेटेड है। माना हमने कि खरगोश तेज चलता है और रेस जीत जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें कछुए की चाल से चलना है। हमें एग्जाम में कछुए की चाल से नहीं चलना है, यहाँ हमें कछुए की चाल से चलना है क्योंकि हमारी जो पूरी कार्बनिक रसायन है उसे समझना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ पर किसी चीज को रटना नहीं है। क्लियर? अब अगर मैंने इसमें KOH डाला, क्योंकि मेरा OH है तो OH के ऊपर मुझे पता है ये नेगेटिव होता है और OH के ऊपर क्षार होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ताप हमने इसको दे दिया। अब हमें पता है कि KOH और ताप के लगते ही यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी उसका नाम क्या होगा? विलोपन अभिक्रिया। अब बच्चों, जब भी विलोपन अभिक्रिया होती है तो हटते कौन है? H और Cl हटते हैं, लेकिन अल्फा में कार्बन के साथ जो H और Cl लगे हुए हैं ना वो हटते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आजू बाजू वाले हटते हैं। आजू बाजू वाले हटेंगे मतलब बीटा विलोपन अभिक्रिया है। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया में आप देखोगे कौन हटेगा? आजू बाजू वाला। कहां से हटेगा? आजू बाजू वाला। और आजू बाजू वाला जब हटेगा तो हमारा एल्कीन का निर्माण होगा। यही हमारी बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। तो देखिए होगा क्या? ये रहा मेरा CH3, ठीक है। अब यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो आपका कैसा कार्बन है? अल्फा। उसके जो पास वाला होता है वो कौन होता है? बीटा। अब मुझे यहां से क्लोरीन को हटाना है, यहां से मुझे हाइड्रोजन को हटाना है, तो यहां क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और बाहर कौन निकल जाएगा? HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो मैंने यहां से किसको हटाया? मैंने यहां से Cl और H को हटाया। तो देखो ये एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों समूह नहीं है। ये कौन से समूह हैं? ये आपके आजू बाजू वाले समूह हैं। कैसे समूह है बच्चों? ये आपके आजू बाजू वाले समूह हैं जिनको हमने यहाँ पर हटाया है। क्लियर है? तो आजू बाजू वाले समूह जब हमारे हटेंगे तो हमारा एल्कीन का निर्माण होगा और इसी अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? सेटजिफ रूल। तो हम मुद्दे से हटे नहीं है, हम अभी भी मुद्दे पे हैं। हमें क्या जानना है? हमें सेटजिफ रूल के बारे में जानना है। तो देखिए सेटजिफ रूल के लिए मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ और उसमें हम सेटजिफ के नियम को अप्लाई करके देखेंगे और सीखेंगे कि सेटजिफ का नियम क्या कहता है। तो सेटजिफ का रूल कहाँ लगेगा? तो बच्चों विलोपन अभिक्रिया को हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो देखिए विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसके द्विक आबंधिक कार्बन परमाणुओं पर एल्किल की समूह की संख्या ज्यादा होती है। ये जो यहाँ पर मेंशन है ना, इसको हम कहते हैं सेटजिफ का रूल। तो सेटजिफ ने क्या कहा कि जब आपने किसी भी हेलो एल्केन को आपने अगर KOH की प्रेजेंस में आपने उसको हीट किया है तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा होगा उसको आप पहचानने के लिए सेटजिफ के नियम का प्रयोग लोगे। तो देखना कि डबल बॉन्ड के अराउंड जितने ज्यादा मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और उसके अलावा जो दूसरा होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो सेटजिफ के रूल को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया को समझते हैं कि विलोपन अभिक्रिया हमारी कैसे होती है। तो इसके लिए हमने लिया CH3 CH2 CH Cl। इसको हम क्या कहेंगे? ये है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पर जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है वो आपका अल्फा कार्बन और उसके आसपास के हो जाते हैं आपके बीटा। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो हम इसको KOH की उपस्थिति में हीट करेंगे। तो बच्चों KOH की उपस्थिति में हीट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 1 2 3 4। तो यहाँ से Cl हटेगा तो एक तो डबल बॉन्ड आपको यहाँ मिलेगा प्लस 1 2 3 4 दूसरा डबल बॉन्ड आपको उस साइड मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी। इसको पूरा कर लेते हैं।
ये जो मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट मिला इसका नाम है ब्यूट 1ईन, और ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला ये मुझे मिला ब्यूट 2ईन। इतना क्लियर? ये हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया की। विलोपन अभिक्रिया में हमने क्लियर, तो विलोपन अभिक्रिया की हमने। विलोपन अभिक्रिया में जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन था, तो क्लोरीन ग्रुप जिस पे अटैच्ड है वो आपका अल्फा कार्बन है, आसपास वाले आपके बीटा कार्बन है। KOH की उपस्थिति में हमने उसको जैसे ही हीट किया तो हमको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, एक मिला ब्यूट 1ईन, एक बच्चों आपको मिला ब्यूट 2ईन। अब सेटजेफ का नियम अप्लाई क्यों करना है ये पता करने के लिए कि यहाँ पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड जिसमें ज्यादा मेथिल ग्रुप होंगे वो क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड के अराउंड जिसके पास में ज्यादा मेथिल ग्रुप होंगे वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो, ब्यूट 1ईन में डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ हमको एक ही मेथिल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट हम मान सकते हैं दिस इज 20%। और ब्यूट 2ईन में देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड आपके दो मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मेथिल ग्रुप इसमें ज्यादा है, तो ब्यूट 2ईन क्या हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, दैट इज 80%। तो सेटजेफ के नियम से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा आपका माइनर प्रोडक्ट है। विलोपन अभिक्रिया में KOH की प्रेजेंस में आप उसको हीट करोगे तो हमेशा आपको यहाँ पर एल्कीन ही मिलेगा। क्लियर? तो ये था हमारा विलोपन अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातु होते हैं आपके मेटल, ठीक है। तो जब भी आपकी मेटल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन होती है तो बच्चों अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, कार्बनिक ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं, और इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है कार्बनिक चीजों की धातुओं के साथ। धातु मतलब हो गए आपके मेटल, जो कार्बनिक हैं उनकी अभिक्रिया हो रही है धातुओं के साथ। तो कार्बन और धातु का जब अभिक्रिया आप करवाओगे तो कार्बन और धातु से जो आबंध युक्त आपको यौगिक मिलेगा उस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं कार्बधात्विक। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कार्बधात्विक। अब कैसे कार्बन धातु के साथ अभिक्रिया करके जो देगा हमें यौगिक उसको हम कार्बधात्विक कहेंगे। सिंपल, कार्बन की किसी मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, वो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे CM हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है, C मतलब कार्बन है, M मतलब आपकी धातु है, मेटल है। तो कार्बन और मेटल की अभिक्रिया से जो आबंध बनेगा उसको हम कार्बधात्विक कहेंगे। सिंपल, कार्बन प्लस धातु गिव्स कार्बधात्विक। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो कार्बधात्विक अभिक्रियाओं को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों, कार्बन से जो भी आपके धातुओं का अभिक्रिया होगी उसको हम कार्बधात्विक बनेगा, ये हम कहेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आप या तो सिर्फ कार्बनिक क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो या आयोडाइड ले सकते हो। इन तीनों के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बधात्विक आपके कैसे निर्मित होते हैं। मैंने आपको बोला कि कार्बन की अभिक्रिया मुझे किससे करवानी है, धातु से करवानी है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, कार्बधात्विक बनेंगे। अब इस कार्बधात्विक को हम कहते क्या हैं अभी हम आगे जानेंगे। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम है, जिसको हम क्विटर ग्रिग्नार्ड कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। यहाँ पर कार्बधात्विक का निर्माण होगा, यहाँ पर कार्बधात्विक बनेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कार्बन का धातु के साथ मिलने पे कार्बधात्विक आपका बन रहा है। लेकिन ये जो कार्बन है ये आपको या तो क्लोराइड वाला लेना है या ब्रोमाइड वाला लेना है या आई वाला लेना है। धातु आप कोई भी ले सकते हो, पर हम अधिकतर वो धातु लेते हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम, जिसको हम Mg कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि मैग्नीशियम के ऊपर जो आवेश होता है वो आपका धनात्मक होता है, पॉजिटिव डेल्टा चार्ज उसके ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
तो Cl, Br और I के ही आपको कार्बन लेने हैं। तो आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो CH3CH2Br, CH3CH2I, CH3CH2Cl, यहाँ आप ले सकते हो CH3Cl, CH3Br, आप ले सकते हो CH3I। तो आप देख रहे हो कि मैंने जब कार्बन की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो मैं यहाँ पर जो अभिकारक लूंगी वो अभिकारक आपके सिर्फ आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के ही अभिकारक होंगे, और इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, हम धातु के साथ कराएंगे। तो जब ये अभिकारक इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये धातु इसमें जुड़ जाएगी और आपके कार्ब धात्विक यहाँ पर बन जाएंगे। अब बच्चों, धातुओं के साथ जो अभिक्रिया थी उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्विटर गिनियार, जिन्होंने 1900 में इसकी खोज की थी, उनको जाता है। तो यहाँ पर जिनकी खोज क्विटर गिनियार ने की थी, जिसको हम इंग्लिश में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, इन्होंने इसकी खोज 1900 में की थी। और क्योंकि बच्चों इसकी खोज ग्रिग्नार्ड ने की थी इसीलिए हम इसको ग्रिग्नार्ड अभिकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकारक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, हिंदी में हम इसको कहेंगे, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैंने आपको बताया कि आपको जो कार्बन का यौगिक लेना है वो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही लेना है। तो ये हो गया हमारा कार्बन। कार्बन की अभिक्रिया मुझे किसके साथ करानी है, धातु के साथ। मैंने किसके साथ करवाई, धातु के साथ। ठीक है, तो यहां पर इस मैग्नीशियम का इसके साथ अभिक्रिया होने पे मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ गया और इसने यहां पर क्या बनाया, इसने बच्चों यहां पर बनाया कार्ब धात्विक। ये क्या बना, ये बना आपका कार्ब धात्विक। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जब आप ये अभिक्रिया करवाओगे तो आपको यहां पर एक अभिकर्मक की आवश्यकता होगी। अभिकर्मक को हम इंग्लिश में रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकर्मक को हम इंग्लिश में रिएजेंट कहते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने रिएजेंट लिया है ये मुझे शुष्क ईथर लेना है, ड्राई ईथर लेना है। अगर आपने शुष्क ईथर नहीं लिया तो आपका ये जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक है ये नहीं बनेगा। तो यहाँ जो ये CH3CH2MgBr है इसे ही आप कहोगे कि ये क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक है। अभिक्रियक का मतलब रिएजेंट या अभिकर्मक भी हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो आपको कार्बन की जब आप धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकारक बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको इसको शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ही, उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया को करवाना है। तो इस रिएक्शन को हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस भी कहते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो मैंने यहां लिखा RMgX। मैं इसको लिख सकती हूँ ना, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब अल्काइल समूह की कार्बन की कितनी भी चेन हमारे पास हो सकती है। मैग्नीशियम हो गई आपकी धातु और X हो गया हमारा हैलोजन। ये ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा Mg है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं कि ये धनात्मक है, और X के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं कि ये ऋणात्मक है। तो आधा आपका धनात्मक होगा, एक आपका ऋणात्मक होगा। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर Mg के ऊपर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर, चलिए धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमने देखा कि कैसे हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकारक यहाँ पर बना। तो बच्चों इस ग्रिग्नार्ड अभिकारक के बनने के दौरान आपने क्या देखा, CH3CH2Br की अभिक्रिया हमने Mg के साथ करवाई और हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने लिया शुष्क ईथर। ठीक है, और यहाँ बना हमारा CH3CH2MgBr जिसको हमने बोला ये हमारा है ग्रिग्नार्ड अभिकारक या अभिक्रियक भी हम इसको
बोल सकते हैं, क्योंकि अभिकारक हम रिएक्टेंट्स को कहते हैं, तो ये आपका रीएजेंट है, तो हम इसको अभिक्रियक बोलेंगे। अब बच्चों यहां पर ये जो मेरा RMgX बना, इसको मैंने जनरल में RMgX लिखा। अगर इस RMgX को मैं जल के साथ अभिक्रिया करवाती हूं, किसके साथ अभिक्रिया करवाती हूं? जल के साथ अभिक्रिया करवाती हूं, तो जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये बनाएगा आपका RH और यहां आपका बन जाएगा MgXOH। ठीक है, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MgOHX, MgOHX। हमने क्या किया, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक कह रहे हैं, हमने उसकी रिएक्शन, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक है। इस ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक की हमने अभिक्रिया किसके साथ करवाई? H2O के साथ करवाई, जल के साथ करवाई। ठीक है, जल के साथ करवाने पे ये RH बना रहा है। अब आप जानते हो RH क्या होते हैं? RH होते हैं आपके हेलो एल्केन। इसको आप क्या बोलोगे? या आप इसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। यहां बनता है आपका हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन हम इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें हेलो नहीं है। तो RH बनने का मतलब है कि अगर मैंने ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक में जल को मिलाया, तो जल को मिलाने के बाद हमारे हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। RH का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, और जो इस अभिक्रिया में बचा उसको हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर? तो ये था कि ग्रिग्नार्ड अभिकारक आपके जल के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया में इसी क्रम में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है। उस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया आखिर होती क्या है? इसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। इसका मतलब इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था वुड्स, और हम इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब बच्चों, एल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर्स में अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, एल्काइल हैलाइड का मतलब नाम सुनते ही मेरे दिमाग में ये चीज आई RX। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सुनते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए RH। तो हमें इनका जनरल जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड क्या बोला गया है? एल्काइल हैलाइड मतलब R और X। ठीक है, RX की अभिक्रिया शुष्क ईथर में, मैंने बताया इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको यहाँ पर रिएजेंट, अभिक्रियक, अभिकर्मक चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान रखो कि ड्राई ईथर तो कहीं नहीं जाना, शुष्क ईथर को आपको यूज में लेना ही लेना है। ठीक है, सोडियम होता है Na। ठीक है, और सोडियम आपका मेटल होता है। और आप जानते हो कि हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्लियर? अब इस अभिक्रिया से आपके जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और ध्यान ये रखना है कि यहां जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे, तो अगर एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है तो वहां 2 बनेंगे, यहां पर 2 है तो वहां 4 बनेंगे। इसका मतलब इस अभिक्रिया में कार्बन की संख्या दुगनी हो जाएगी। ये एक इकलौती रिएक्शन ऐसी है जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। तो कार्बन की संख्या को दुगनी करना हो, 2 से 4 करना हो, 3 से 6 बनाना हो, तो वहां पे क्या कर दो? सोडियम को डाल दो ड्राई ईथर के साथ, शुष्क ईथर के साथ। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है, तभी इस अभिक्रिया का नाम पड़ा वुड्स रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको इससे पहले 2 अभिक्रिया और बता चुकी हूं जो साइंटिस्ट के नाम पे थी। एक थी आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक थी आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। ये तीसरी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। इसको आप अपनी कॉपी में कॉपी करते जाइए, क्योंकि नाम अभिक्रियाएं डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुझे लेना क्या है? एल्काइल हैलाइड। क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आते ही मेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि एल्काइल हैलाइड मतलब R और X। ठीक है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ये हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मुझे किसके साथ करवानी है? धातु के साथ करवानी है। धातु मतलब कोई भी धातु हो सकती है, लेकिन यहां रूल है लेना सोडियम ही है। तो मुझे RX की अभिक्रिया किससे करवानी है?
धातु के साथ, और ये धातु क्या है मेरी? सोडियम। कंडीशन ये है कि रीएजेंट लेना बहुत बहुत जरूरी है। रीएजेंट क्या लेना है? रीएजेंट मुझे लेना है शुष्क ईथर। क्या लेना है बच्चों? शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर को लेते ही यहां पर जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है वो दुगनी हो जाएगी। मतलब यहां पर अगर मेरे पास में एक आर है तो वहां कितने हो जाएंगे? 2 आर हो जाएंगे। तो 2 आर बनेंगे और NaX आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि कार्बन की परमाणुओं की संख्या डबल, डबल मतलब दुगनी। इस अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट नियम है कि जब भी आप वुड्स अभिक्रिया करवाओगे कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। क्लियर? तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है। वही 2RX + RR NaX, कार्बन की संख्या दुगनी, लेकिन कंडीशन क्या है? शुष्क ईथर का यहाँ पर होना जरूरी है। क्लियर बच्चों? तो ये थी आपकी आखिरी अभिक्रिया जो हमने हेलो एल्केन की पढ़ी, इसका नाम था धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने मेजरली विलोपन और धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में बात किया। विलोपन अभिक्रिया में हमने 2 अभिक्रिया देखी, अल्फा और बीटा विलोपन, और धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा और क्या पढ़ा? वुड्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आज का। नेम रिएक्शन डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछी जाएगी। तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हेलो एल्कीन के साथ थी वो आज यहीं पूरी होती है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन बताया था, सेकंड मैंने आपको विलोपन बताया, तीसरा मैंने आपको धातुओं के साथ अभिक्रिया बताई। अब यही तीनों अभिक्रिया हम हेलो एरीन के साथ भी करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी बच्चों को समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको कोई भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, डीपीपी डाउट्स, तो आप हमारे मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।